नमस्कार। साहित्यिकी में आपका स्वागत है। इस अंक में आप सुनेंगे मुकेश नौटियाल की कहानी पता नहीं पता, अतुल शर्मा के कुछ गीत और प्रोफेसर अधीर कुमार की वार्ता समकालीन जीवन के अंधेरे का कवि गजानन माधव मुक्तिबोध। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कहानी पता नहीं पता। कहानीकार हैं मुकेश नौटियाल। विधाता जब भाग बांट रहा था तब हम पंगत में सबसे पीछे खड़े रहे होंगे भाई। अब जो कुजोग हमारे हिस्से आया है वह तो भोगना ही है, पर तू मेरी चिंता मत करना और अपना ध्यान रखना। उसकी चिट्ठियों का समापन अक्सर इसी नोट पर होता था। चिट्ठी लिखने और उसके नाम आई चिट्ठी को बाँचने का यह काम मुझे अनायास मिला था। मैं नए सत्र में पहली कक्षा के लिए नौनिहालों के एडमिशन कर रहा था, तब वह मेरे पास आई थी। उसके साथ एक डरा हुआ सा बच्चा था। वह उसको स्कूल में दाखिला दिलाने लाई थी। अमोल तैलवाल पुत्र श्री रिखवा तैलवाल निवासी तैला गांव को मैंने पहली कक्षा में भर्ती कर दिया। करना ही था, क्योंकि स्कूल में बच्चों का टोटा हो चला था। जरूरी छात्र संख्या बनाए रखना बड़ी चुनौती होती थी। 6 नए बच्चों की सूची में 7वां अमोल जुड़ गया, लेकिन अगली सुबह पता चला कि मैंने दरअसल एक नई आफत मोल ले ली है। वह स्कूल खुलने से घंटे भर पहले परिसर में आ धमका। कारण पूछा तो पता चला कि उसकी मां सुबह वन जाते हुए उसको अपने साथ ले आई थी। छुट्टी होने से घंटे भर पहले वह वन से लौटते हुए पसीने से तरबतर कक्षा में आ धमकी, गुरुजी मेरे अमूल को भेज दो। क्या तमाशा है, मैंने माथा पीट लिया। अगली सुबह जब वह बच्चे को लेकर आई तो मैंने सख्त लहजे में उसको अनुशासन की नसीहत दी। बच्चे को सही समय पर स्कूल आना होगा और समय से जाना होगा। मेरे निर्देश सुनकर उसके चेहरे के भाव बदल गए। रुआंसे स्वर में उसने कहा, पौ फटते ही मुझे घास लेने जाना होता है गुरुजी, इसको किसके द्वार पर छोड़ूं? जब इतने सवेरे मेरे साथ आएगा तो छुट्टी तक भूख से बिलबिला जाएगा। थोड़ी छूट दे दो, कृपा होगी। उसने हाथ जोड़ लिए। माँ को देखकर बच्चे के हाथ भी जुड़ गए। मैंने न अनुमति दी न इनकार किया। सब्जी जलने की गंध आई तो मैं अपनी रसोई की तरफ भागा। वह गांव के लोगों के लिए घास लाती थी, अपने डंगर भी थे। बाकी घसियार ने जितना घास लाती थी उसको उनसे दुगनी मात्रा में घास लानी होती थी, कुछ अपने लिए कुछ बेचने के लिए। स्वाभाविक रूप से उसको बाकियों से दोगुना वक्त जंगल में बिताना होता था, इसलिए वह सुबह सवेरे घर से निकल जाती थी और दोपहर तक लौट पाती थी। अमोल रोज़ घंटे भर पहले आता और छुट्टी से घंटे भर पहले अपनी माँ के साथ लौट जाता। समय बीतने के साथ बातचीत का एक रास्ता बन गया था। एक सुबह यूं ही उसने मुझसे पूछा, गुरुजी क्या तुम मेरी एक चिट्ठी लिख दोगे? किसके लिए, मैंने सकपकाते हुए पूछा। मेरा भाई रहता है देहरादून में, उसने ड्राइवर चाचा के हाथ अपना पता भेजा है। धोती के छोर पर बंधी गांठ खोलकर उसने एक तुड़ी मुड़ी पर्ची निकाली और मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने उसके भाई को उसके कहे मुताबिक एक चिट्ठी लिख डाली। चिट्ठी पोस्ट करवाने की जिम्मेदारी मुझे ही लेनी थी, क्योंकि वह इस समूची प्रक्रिया से अनजान थी। संयोग से महीने भर बाद उसको स्कूल के पते पर ही चिट्ठी का जवाब मिल गया। उसी ने कहा था कि जवाब स्कूल में मंगवाया जाए, क्योंकि डाकिया अमूमन 10-11 बजे गांव आता है और उस समय वह बियाबान जंगलों में होती है। वह जवाब पढ़कर मैंने उसको सुनाया। एक बार फिर उसके मुख पर मुस्कान देखी गई। अब यह मेरा रोज का काम बन गया था। 2-3 महीने में वह एक चिट्ठी लिखवाती और लगभग इतने ही समय में उसको चिट्ठी का जवाब मिलता। चौथी या शायद 5वीं चिट्ठी में उसने भावनाओं के अतिरेक में जरा सी अपनी व्यथा कागज से क्या छुआई कि महीने भर बाद जवाब में पार्सल आ गया। सूती कपड़े के अंदर गत्ते का एक पैकेट। जंगल से लौटते हुए जब वह अमूल को लेने आई तो मैंने पार्सल उसको सौंपा। इस बार उसके चेहरे पर सिंदूरी रंग उतर आया था। पतझड़ में रीते हुए वन में जैसे अनायास बुरांस खिल गए हों। अब यह नया क्रम बन गया था। पार्सल आता, वह पावती स्वरूप मुझसे एक चिट्ठी लिखवा ले जाती। जवाब की जगह 2-3 महीने बाद एक नया पार्सल आ जाता। उसने नहीं बताया, लेकिन लगातार उसकी चिट्ठियाँ बाँचते लिखते हुए और गांव के बच्चों से हुए खुलासों से मैं इतना जान गया था कि उसका एक जुड़वां भाई भी है जो देहरादून में कहीं किसी होटल में नौकरी करता है। माँ उनको धरती पर छोड़ते ही प्रसव वेदना के साथ प्रसूताओं के लोक में समा गई थी। पिता ने तत्काल दूसरा ब्याह रचा लिया। सयानों का सुझाव था कि नवासों को पालने के लिए एक सलीकेदार अनुभवी स्त्री का घर में होना जरूरी है।
सौतेली माँ के साथ पलते बलते दोनों बच्चे कब किशोर वय को छू गए उन्हीं को पता नहीं चला। ब्याह के बाद वह तैला गांव आ गई और उन्हीं दिनों उसका जुड़वा भाई घर से भाग गया। गायब होने के 7 साल बाद उनके गांव का ड्राइवर मोहन सिंह बाकायदा उसके भाई का पता लेकर लौटा। अमूल चौथी कक्षा में आ गया था। अब वह कुछ तंदुरुस्त दिखने लगा था। पढ़ाई में भी वह पहले नंबर पर था। उसी ने घर में बताया होगा कि मुझे हफ्ते भर के लिए ट्रेनिंग पर देहरादून जाना है और इस दरमियान बच्चों को पढ़ाने के लिए महाकेंद्र से दूसरे गुरुजी भेजे जाएंगे। रोज की तरह अगली सुबह वह अमूल को लेकर स्कूल आई। सकुचाते हुए उसने कहा, गुरुजी देहरादून जा ही रहे हैं तो मेरा एक काम कर देंगे। क्या काम है? कुछ लाना लिवाना है क्या? भाई का पता तो आपको मालूम ही है, वहाँ जा रहे हैं तो उसको देख आना। केवल देखना है। सालों बीत गए। उसने ससुराल के लिए मुझे विदा किया था, फिर खुद ही लापता हो गया। तब से उसको नहीं देखा। कहते हुए उसकी आवाज़ भर्रा गई। मैंने भरोसा दिया, ट्रेनिंग के बीच एक इतवार आएगा, आसपास रहता हो तो उसी दिन हो आऊँगा उसके पास। उसने कृतज्ञतावश हाथ जोड़ दिए। देहरादून पहुंचकर उसके भाई की लोकेशन, वह एड्रेस जिस पर चिट्ठियां भेजी जाती थी, पता की। 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद पड़ने वाले रविवार को मैं एक सुबह राजपुर रोड जाने वाली बस में बैठा। जहां पहुंचा वह एक तिब्बती कॉलोनी थी। छोटे छोटे नक्काशीदार घरों से भरी साफ सुथरी सघन बस्ती। कॉलोनी के बीच में एक स्तूप बना था। भिक्षु भिक्षुणियाँ की टोली इधर उधर आ जा रही थी। मैंने एक तिब्बती दुकानदार से पूछा, यह C25 कहाँ पड़ेगा? वह रहा सामने। उसने सड़क के दूसरी तरफ के घर की ओर इशारा किया। मैं रोड पार कर वहाँ पहुँचा। नेम प्लेट लगी थी पर लिपि पढ़ना संभव न था। तिब्बती ही रही होगी। द्वार पर दस्तक दी। दरवाज़ा खुला। एक मोटा आदमी जिसके शरीर से लहसुन की गंध फूट रही थी मेरे सामने प्रकट हुआ। क्या चाहिए? उसने तनकर पूछा। भोपाल सिंह से मिलना है। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। तुम कौन? भोपाल के गांव से हूँ, उससे मिलना है। आंटी से मिलो, वही बताएगी। कौन आंटी? वह क्या बताएगी? उसकी पहेलियाँ दरअसल मेरी समझ में नहीं आ रही थी। डोलमा आंटी से मिलो, वही बताएगी भोपाल के बारे में। उसने कसैला मुंह बनाकर तेजी से द्वार बंद कर दिए। डोलमा आंटी कहाँ मिलेगी पूछने के लिए मैंने फिर द्वार पर दस्तक दी, लेकिन वह नहीं खुला। आखिरकार मैं उसी तिब्बती दुकानदार के पास गया जिसने पहले घर का पता बताया था। अब उसने आंटी का पता बताया। डोलमा आंटी का रेस्टोरेंट घंटाघर सिटी बस अड्डे के पास तिब्बती मार्केट में। एक बार मन हुआ कि भोपाल से मिलने का प्रोग्राम निरस्त कर दूं। क्या भटकना एक आदमी को देखने भर के लिए। वापसी की बस में मैं इसी मन से बैठा था कि अब सीधे अपने ट्रेनिंग सेंटर जाऊंगा, लेकिन बस तो घंटाघर पर ही उतारेगी, वह भी सिटी बस अड्डे पर। वहीं तिब्बती मार्केट भी है, तो फिर हो ही लिया जाए एक बार, एक कोशिश और सही। तिब्बती बाजार की दुकानें पार कर मैं जहाँ पहुँचा वहाँ दर्जन भर तिब्बती रेस्टोरेंट थे। बोर्ड किसी रेस्टोरेंट पर नहीं लगा था। एक रेस्टोरेंट के दरवाजे पर तिब्बती पोशाक में एक गोल मटोल औरत दिखी तो मैंने पूछा, डोलमा डेका का रेस्टोरेंट कौन सा है? थोपा खाना है क्या? नहीं, उनसे मिलना है। किस काम से मिलना है? उनके यहाँ मेरा दोस्त काम करता है। कौन दोस्त? भोपाल। डोलमा आंटी, ठेठ तिब्बती औरत जिसने इस बाजार में अपनी हैसियत के झंडे गाड़ दिए थे। मेरी हिंदी के पहाड़ी प्रभाव से ही वह भांप गई थी कि मैं पहाड़ से भोपाल को ढूंढने आया हूँ। उसने मुझे रेस्टोरेंट के अंदर वाले हिस्से में जहाँ पकवान बनाए जाते हैं बैठाया। उसको आंटी कहकर बुलाया जाता था। भोपाल को उसने तब शरण दी जब वह भूखा प्यासा दर दर की ठोकरें खा रहा था। सर्वथा कंगाल भोपाल को एक मौका मिला तो उसने अपनी मेहनत से डोलमा आंटी का भरोसा जीत लिया। वह रहता भी उसी के घर में था। जल्दी ही वह डोलमा के रेस्टोरेंट और घर का सबसे ज़रूरी आदमी बन गया। तिब्बती समाज में एकमात्र बाहरी आदमी। वह जिंदा रहता तो यकीनन शरणार्थियों के कैंप का सबसे महत्वपूर्ण आदमी बन गया होता। डोलमा आंटी की हैसियत का एक बड़ा हिस्सा जाने अनजाने उसकी तरफ ट्रांसफ़र हो गया था। हवा में कई बातें तैरती थी, पर इन बातों पर न तो डोलमा आंटी ने ध्यान दिया न ही भोपाल सिंह ने। लेकिन एक सुबह पता चला कि भोपाल नहीं रहा।
तिब्बती कॉलोनी के सामने पसरे घने जंगल के बीच से गुजरने वाली सुनसान सड़क के किनारे झाड़ियों में उसकी निष्प्राण देह बरामद हुई। इसके बाद ही वह चिट्ठी डोलमा आंटी के घर पहुंची, जिसमें भोपाल की जुड़वा बहन ने अपनी व्यथा के तारों को जरा सा छेड़ दिया था। चिट्ठियाँ आती थी, डोलमा उनको पढ़ती थी, जवाब क्या लिखती, बस सामान पार्सल कर देती थी। स्कूल पहुंचने से पहले मैंने अपना जवाब तय कर लिया था। सुबह देहरादून से रोडवेज की बस से चला मैं देर शाम स्कूल पहुंचा। वह अमोल के साथ स्कूल के बरामदे में मौजूद थी। उसको पहले से ही खबर थी कि मैं उस दिन लौटूंगा। गुरुजी, मिला भोपाल? मिला था, पर मुलाकात नाम मात्र की हुई। बहुत व्यस्त था, होटल की नौकरी में फुर्सत कहाँ मिलती है। कैसा हो रखा है? मैंने कब से नहीं देखा। उसके मुख पर कौतूहल पसर आया। सेहत देख कर तो ठीक ही लगा, मैंने ताला खोलते हुए कहा। कुछ पूछा नहीं उसने मेरे बारे में? चिट्ठी से तो सब कुछ पता ही चलता है उसको। मैं अंदर दाखिल हो गया। वह शाम खासी ठंडी थी, पर मैं पसीने से भीग गया था। कुछ दिया तो नहीं उसने? पैसे दिए हैं, ये रखो। शर्ट पैंट की जेब में जो मिला मैंने उसको थमा दिया। मैं सचमुच घबरा गया था। इससे पहले कभी ऐसी स्थिति से नहीं गुजरा था। बड़े बड़े झूठ बोले, लेकिन पहली बार झूठ बोलते हुए मैं कांप रहा था। अब यहाँ रुकना नहीं। ट्रांसफ़र की अर्जी मैंने लगाई ही थी। अगली सुबह मुख्यालय गया, वहाँ बातचीत की, सिफारिशें लगवाई। अब मैं कोई नई चिट्ठी लिखने की स्थिति में नहीं था। महीने भर बाद मेरा स्थानांतरण हो गया अपनी ऐच्छिक जगह, 200 किलोमीटर दूर अपने इलाके में। गांव वालों ने शानदार विदाई दी। उसने पास आकर उदास स्वर में पूछा, गुरुजी, अब मेरी चिट्ठी कौन लिखेगा? अमोल चौथी कक्षा में आ गया, वह लिखना जानता है, उससे लिखवा लेना, कहकर मैं लौट आया। घर पहुंचकर पता चला कि अमोल से चिट्ठी लिखवाने को तो कह दिया, पर भोपाल का पता तो दिया ही नहीं। पता नहीं पता। अभी आप मुकेश नौटियाल से उनकी ये कहानी सुन रहे थे, और आइए अब सुनते हैं कुछ गीत अतुल शर्मा से। पहला गीत है मौसम की चुप्पी में। अनजाना सा रिश्ता पलता है बातूनी मौसम की चुप्पी में। अनजाना सा रिश्ता पलता है बातूनी मौसम की चुप्पी में। रिश्तों की इस माया नगरी में इंद्रधनुष सी सीमा रेखा है। मैंने तुमको देखा है फिर भी मैंने तुमको अभी न देखा है। मैंने तुमको देखा है फिर भी मैंने तुमको अभी न देखा है। बर्फीला ये पर्वत गलता है बातूनी मौसम की चुप्पी में। अनजाना सा रिश्ता पलता है बातूनी मौसम की चुप्पी में। तेरे पर्वत तेरी नदियाँ और तेरा कमरा रात रात भर जाग रहा होगा। दीवार ताकता एक आईना भी केवल तुझको मांग रहा होगा। दीवार तापता एक आईना भी केवल तुझको मांग रहा होगा। टोपी पहने सूरज सोया है बातूनी मौसम की चुप्पी में। अनजाना सा रिश्ता पलता है बातूनी मौसम की चुप्पी में। दूसरा गीत है हौसला मिला तनाव से। आई हवा दिशाओं से, आई हवा दिशाओं से, हौसला मिला तनावों से, हौसला मिला तनावों से। हार गए लोगों की मुट्ठियाँ नदियों से भर गईं। हार गए लोगों की मुट्ठियाँ नदियों से भर गईं। वीरानी ढोती थी बस्तियाँ जंगल से भर गईं। आई कुछ जिंदा आवाज़ें, आई कुछ जिंदा आवाज़ें। हौसला मिला
दबावों से, आई हवा दिशाओं से, हौसला मिला तनावों से, निखरी है आग से निकल कर शब्दों की नस्लें, एक दमन कुंड में पली हैं रचना की फसलें। डूब रही सांस बच गई, हौसला मिला बहावों से, डूब रही सांस बच रही, हौसला मिला बहावों से, टूट गया वह मकान फिर भी सोचा कुछ ऐसे, कानून की किताब में एक पन्ना अपना हो जैसे, हार कर न जाने क्यों हौसला मिला गवाहों से, आई हवा दिशाओं से, हौसला मिला तनावों से। तीसरी कविता है खिड़कियाँ। हैं उजालों भरी रात की खिड़कियाँ, हैं उजालों भरी रात की खिड़कियाँ, तेरे मेरे जज्बात की खिड़कियाँ, हैं उजालों भरी रात की खिड़कियाँ, डाक बंगलों के चेहरे उघड़ जाएंगे, डाक बंगलों के चेहरे उघड़ जाएंगे, राज खोलेगी जब रात की खिड़कियाँ, हैं उजालों भरी रात की खिड़कियाँ, एक घायल नदी देखती रह गई, एक घायल नदी देखती रह गई, बंद होते सवालात की खिड़कियाँ, तेरे मेरे जज्बात की खिड़कियाँ, हैं उजालों भरी रात की खिड़कियाँ, सच को सच कह रही थी कई गर्दनें, सच को सच कह रही थी कई गर्दनें, नाम हिलती रही हाथ की खिड़कियाँ, हैं उजालों भरी रात की खिड़कियाँ, तेरे मेरे जज्बात की खिड़कियाँ, हैं उजालों भरी रात की खिड़कियाँ। अंतिम है। मैंने देखा नहीं, मैंने झांका नहीं, मैंने देखा नहीं, मैंने झांका नहीं, कैसे बोली बिना बात की खिड़कियाँ, कैसे बोली बिना बात की खिड़कियाँ, है उजालों भरी रात की खिड़कियाँ, तेरे मेरे जज्बात की खिड़कियाँ, है उजालों भरी रात की खिड़कियाँ। अभी आप अतुल शर्मा से उनके गीत सुन रहे थे। कार्यक्रम के अंत में प्रस्तुत है प्रोफेसर अधीर कुमार की वार्ता समकालीन जीवन के अंधेरे का कवि गजानन माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध का रचना फलक बहुत विस्तृत और बहुविध है। उन्होंने गद्य और पद्य दोनों क्षेत्रों में अनेक विधाओं में रचनाओं का सृजन किया है। एक साहित्यिक की डायरी, कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र जैसी कृतियां उनकी आलोचना दृष्टि को प्रमाणित करती हैं। तो चांद का मुंह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक धूल शीर्षक से उनके कविता संग्रह उनके कवि व्यक्तित्व का आईना है। समसामयिक विषयों पर आलेख और विभिन्न साहित्यिक विमर्शों के साथ साथ पुराने रचनाकारों के बारे में उनके लेख बार बार पठनीय हैं। यह बहुत दुखद तथ्य है कि उनकी रचनाओं से हिंदी जगत का परिचय उनकी मृत्यु के बाद ही हो पाया। उन्होंने भारत इतिहास और संस्कृति शीर्षक से भारतीय सांस्कृतिक इतिहास की एक पुस्तक लिखी, जिसे तत्कालीन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। उस समय की देश दशा ही नहीं, वैश्विक राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक परिदृश्यों पर उनकी टिप्पणियां बेहद महत्वपूर्ण और मानीखेज हैं। मुक्तिबोध की बहुचर्चित कविता अंधेरे में से ली गई कुछ पंक्तियों से उनकी जीवन दृष्टि की पहचान की जा सकती है। वो लिखते हैं, ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन,
अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, बताओ तो किस किस के लिए तुम दौड़ गए। करुणा के दृश्यों से हाय मुंह मोड़ गए, बन गए पत्थर, बहुत बहुत ज्यादा लिया, दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम। ये पंक्तियां लिखे जाने से अब तक और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक शाश्वत प्रश्न का अनहद सृजित कर रही हैं। ये हमारी जीवन विधि और जीवन दर्शन को न केवल प्रश्नांकित करती हैं, अपितु हार्दिक धिक्कार की तरह दूर और देर तक आसपास ध्वनित होती रहती हैं। मुक्तिबोध की दृष्टि समकालीन जीवन के विविध आसंगों पर छाए अंधेरे की ओर निबद्ध दृष्टि है। वे इससे मुक्ति तो चाहते हैं, पर अकेले नहीं। वे मुक्ति के इस संघर्ष को मानव जाति की सांस्कृतिक विकास यात्रा के विस्तृत संदर्भ से जोड़कर देखते और परखते हैं। अपने पूर्ववर्ती बौद्धिकों, चिंतकों, दार्शनिकों और सर्जकों के प्रयासों और उनकी विफलताओं के कारणों की गहन छानबीन मुक्तिबोध की कविता की विशेषता है। उनकी बहुचर्चित कविता ब्रह्म राक्षस उन परंपरागत प्रयासों की प्रकृति, उनकी महत्ता, उन प्रयासों की विफलता के कारणों की पड़ताल के क्रम में पाए गए अनुभवों का जीवंत बयान है। कवि ने इन प्रयासों से आत्मिक जुड़ाव को भी अभिव्यक्ति दी है। बावड़ी में वह स्वयं पागल प्रतीकों में निरंतर कह रहा, वह कोठरी में किस तरह अपना गणित करता रहा और मर गया, वह सघन झाड़ी के कटीले तम विवर में मरे पक्षी सा विदा ही हो गया, वह ज्योति अनजानी सदा को सो गई, यह क्यों हुआ, क्यों यह हुआ, मैं ब्रह्म राक्षस का सजल उर शिष्य होना चाहता, जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य, उसकी वेदना का स्रोत संगत पूर्ण निष्कर्षों तलक पहुंचा सकूं। मुक्तिबोध की कविता में उनके चिंतन की प्रक्रिया, इस प्रक्रिया में अनुभवों के क्रमिक स्तर और चेतना की आंतरिक गतिकी को मूर्तित किया गया है। सुनने, देखने, जानने और पहचानने के बाद ही वे अपनाने को तत्पर होते हैं। उन्होंने देखा और दिखाया है कि जन पक्षधरता के पथ पर चलते हुए कितना संघर्ष करना होता है, कितनी चोटें झेलनी होती हैं, किस तरह तिल तिल मरकर वह जिजीविषा पाई जाती है जो सबके काम आती है। एक भूतपूर्व विद्रोही का आत्मकथन शीर्षक कविता में वे लिखते हैं, सही है कि हम पहचाने नहीं जाएंगे, सही है कि हम पहचाने नहीं जाएंगे, दुनिया में नाम कमाने के लिए कभी कोई फूल नहीं खिलता, हृदयानुभव राग अरुण गुलाबी फूल, प्रकृति के गंधकोश काश हम बन पाएं। मनुष्य जाति के सामने आज खड़ी समस्याओं का सबसे बड़ा कारण पूंजीवादी जीवन दर्शन है। इसी ने आज बाजार को सर्वातिशायनी शक्तिमत्ता दे दी है। सामान्य जन का हित चिंतन करने वालों ने पूंजीवादी जीवन पद्धति की इस अनिवार्य परिणति का पता बहुत पहले पा लिया था। मुक्तिबोध ने लिखा है, कविता में कहने की आदत नहीं, पर कह दूं, वर्तमान समाज चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता, स्वातंत्र व्यक्ति का वादी छल नहीं सकता मुक्ति के मन को, जन को। किंतु पूंजीवाद के इस अपार प्रसार और लाभ लोभ के जटिलतम समीकरणों पर पलती बढ़ती इस व्यवस्था को चुनौती देना इतना आसान नहीं। इस तंत्र की गिरफ्त में सभी फंसे हैं। इस दुनिया और समाज के कर्ता धर्ता, तमाम बड़े लोग, संपादक गण, कर्नल, ब्रिगेडियर, सेनाध्यक्ष, आलोचक, विचारक, जगमगाते कविगण, उद्योगपति और विद्वान ही नहीं, शहर का कुख्यात हत्यारा डोमाजी उस्ताद भी इसी व्यवस्था में शामिल है। अतः यह व्यवस्था अपनी सुरक्षा के प्रति चौकन्नी और अपनी दुरभिसंधियों के खुल जाने के भय से डरी रहती है। इस आशंका के कारण वह नित्य नए अत्याचार और अनाचार किया करती है, ताकि लोग भय के मारे उनके खिलाफ बोलने और संघर्ष करने से डरें, चुपचाप अपने तुच्छ स्वार्थों की पूर्ति में लगे रहें, अस्तित्व बचाए रखना मात्र उनके जीवन का लक्ष्य बन जाए और विरोध का स्वर कहीं पनपने न पाए। कवि ने रात के अंधेरे में चल रहे इस षड्यंत्र की शोभा यात्रा का असली स्वरूप देख लिया है। अंधेरे में कविता में चित्रित प्रोसेशन इस बात का साक्षी है कि कवि को इस अन्याय आधारित व्यवस्था के पीछे सक्रिय शक्तियों और उनकी साजिशों का पता चल गया है। वह क्रांति का संदेश वाहक बन जाता है, पर तेज बदलाव की यह आवाज़ उन सत्ताधीशों और उनके समर्थन से पल रहे लोगों के लिए अब भी
कोरी गप है। सब चुप, साहित्यिक चुप और कविजन निर्वाक। समाज का बौद्धिक वर्ग जिस पर परिवर्तन की दिशा और गति को तय करने की जिम्मेदारी होती है, वही पूंजीपतियों और सत्ताधीशों का जरखरीद गुलाम बनकर सामान्य जनमानस को दिग्भ्रमित करता रहता है। और इस तरह परिवर्तन और क्रांतिकारी परिवर्तन, विकास और अभूतपूर्व विकास के भव्य और दिव्य प्रायोजनों के बीच साधारण जनता विवश होकर सिर्फ जीवित रह पाने के संघर्ष में खपती रहती है। समाज की इस दारुण दशा पर मुक्तिबोध का कहना है, हर एक अपना अपना स्वर्ग सेतु, बुलडोजर, क्रेन उठाए चल रहा है और वही हर एक लाल लाल आंखों से घूरते हुए दूसरे बुलडोजर और लोहे के जीने वालों को मन ही मन कहता है, मारो सालों को। लिहाजा यह सूरत पैदा हुई कि फूट फूट दुई दुई, बाहर भी दिल के भीतर भी। अंततः यह कहना जरूरी है कि मुक्तिबोध के रचना कर्म से जुड़ने और इन्हें समझ पाने के लिए थोड़ा धैर्य, थोड़ी ईमानदारी और थोड़ा साहस जरूर चाहिए। आज के जीवन प्रसार में हम जिस अजीबोगरीब भागम भाग और रेलम पेल को जिंदगी समझ बैठे हैं, इन विचारों और अनुभवों की सांद्र प्रतिक्रियाओं से जन्म लेती कविता के सत्य को समझना और अपनाना प्रतिक्षण कठिन होता जा रहा है। किंतु एक हद तक चल रही भागदौड़ में शामिल होकर सभी इतना तो जान ही लेते हैं कि हमने जो दुनिया बनाई है उसमें भूल गलती आज बैठी है जिरह पख्तर पहनकर तख्त पर दिल के। चमकते हैं खड़े हथियार उसके दूर तक, आंखें चिलकती हैं नुकीले तेज पत्थर सी, खड़ी हैं सिर झुकाए सब कतारें बेजुबां बेबस सलाम में, अनगिनत खंभों व मेहराबों थमे दरबारे आम में। ऐसी परिस्थिति में जब कैद कर लाया गया ईमान दरबारे आम में पेश किया जाता है तो क्षत विक्षत देह के बावजूद वह सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालकर चुनौती देता है और इस दृश्य को देखकर सारा दरबार चुप है। ईमान की ओर से मिली चुनौती तख्त और दरबार के समूचे तामझाम की पोल खोल कर रख देती है। मुक्तिबोध की कविता में उन लोगों की याद बार बार चित्रित है जो अपने लिए इज्जत तलब करते हैं, बराबरी का हक, बराबरी का दावा, नहीं तो मुठभेड़ और धावा। अब आप चाहे सरकार हो या साहूकार हो, उनके साथ मेरी पटरी बैठती है। शायद यह मेरी बहुत बड़ी भूल है, लेकिन मेरी यह गरीब दुनिया उन्हीं के बदनसीब हाथों से चलती है। इसी विश्व दृष्टि से मुक्तिबोध नई दुनिया रचना चाहते हैं, लेकिन यथास्थितिवादी सत्ता और उससे पोषित व्यवस्था का पूरा तंत्र शोषण की सुविधा को किसी भी कीमत पर बचाए रखना चाहता है। मुक्तिबोध की रचनाओं ने हिंदी कविता और आलोचना को न केवल नई विषय वस्तु बल्कि नई काव्य भाषा से भी समृद्ध किया है। उनकी अभिव्यक्ति का ढंग सर्वथा नया और शैली सबसे अलग है। अपने समकालीन रचनाकारों और बाद की कई पीढ़ियों पर उनके कवि और आलोचक व्यक्तित्व का निश्चित प्रभाव रहा है। उनकी रचनाओं और व्यक्तित्व के उन प्रेरक पक्षों के कारण उन्हें हिंदी साहित्य में रुचि रखने वाले लोगों के बीच हमेशा याद किया जाता रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। समकालीन जीवन के अंधेरे का कवि गजानन माधव मुक्तिबोध। अभी आप प्रोफेसर अधीर कुमार से उनकी ये वार्ता सुन रहे थे। इसी के साथ साहित्य की कार्यक्रम अब संपन्न होता है। नमस्कार।